और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। व्हाट द मीन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर स्पीशीज, दो या दो से अधिक चीजों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो चीजें सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। समझाता है ये हमारे पास सपोज करिए सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूक्लियस भी होगा, तो इसके अंदर कौन सा अट्रैक्शन है उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं। पर पड़ोस में यदि मैं यहाँ Cl माइनस रख देता हूं, तो इस Na और Cl के बीच का जो अट्रैक्शन है, दैट अट्रैक्शन इज सेड टू बी इंटरमॉलिक्यूलर। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम कहते हैं जिनमें ये अट्रैक्शन होता है उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दूसरे नंबर पर पोलर मॉलिक्यूल, उनके पास पाए जाते हैं डाइपोल, और आयन तो बेटा आयन ही होता है, यानी ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो किसके बीच में काम करेगा, बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच जो काम करेगा वो कौन सा पोल, नेगेटिव वाला, यानी OH माइनस वाला, और ये H प्लस वाला। तो ये क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, आयन और ये क्या है, पोलर, और इन दोनों के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, बस उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होगा डाइपोल, एंड आयंस के बीच लगने वाला आयन टू डाइपोल अट्रैक्शन। पहले कोई चार्ज नहीं था, एक तरफ चार्ज दिया तो दूसरी साइड अपने आप अपोजिटली चार्ज हो जाती है, बिल्कुल वैसे। तो कहते हैं कि एक में क्या होना चाहिए, कोई डाइपोल नहीं होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। एक आयन और एक नॉन पोलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कहलाएगा आयन टू इंड्यूस डाइपोल। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक आयन है प्लस ये क्या है, एथिलीन एल्कीन, जैसे एल्कीन है एक नॉन पोलर एल्कीन, तो इसके और इसके बीच का जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को नाम देंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। सवाल है सर इसके बीच कोई अट्रैक्शन है भी, बिल्कुल है बेटा। देखो क्या ध्यान से समझिए, ये है कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ ऐसे करके बनता है ना पाई बॉन्ड, ये तो जो पाई बॉन्ड बना होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, थोड़ी ऊपर यहाँ, थोड़ी नीचे यहाँ। तो ये वाला जो H पॉजिटिव है ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर से इधर से अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो एक साइड में अपने आप आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, दूसरी साइड में अपने आप आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से वाले बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन, ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, इस H प्लस की तरफ, ठीक है, जैसे ऊपर से होंगे ऐसे नीचे से होंगे, जो थोड़े थोड़े इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव, यहाँ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इस नेगेटिव और पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड से काफी कम है, और ये बस इंस्टेंट के लिए बनेगा, इसे हटाइए तुरंत गायब हो जाएगा, और Na को हटाइए तो वाटर का डाइपोल गायब नहीं होगा। तो इस तरह का जो अट्रैक्शन है बेटा, इस अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है। समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल आसान है। तीन टाइप के होते हैं, इन्हें तीन कैटेगरीज में इनिशियली डिवाइड किया गया था, और वो जो तीन कैटेगरीज हैं उनसे मिला जाए, उसमें सबसे पहले नंबर पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है उसका नाम होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, सबसे पहले नंबर। या कुछ लोग इसी को एक नाम और देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी का नाम है कीसम फोर्सेस। कौन सा, कीसम फोर्सेस, कीसम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, कीसम फोर्सेस, डाइपोल टू डाइपोल अट्रैक्शन या कीसम फोर्सेस। इसी में दूसरे नंबर पर जो आता है सेकंड, उसे कहते हैं बेस्ट अट्रैक्शंस आपके पास है जो आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। कौन कौन से बच्चे, सबसे पहला डाइपोल टू डाइपोल जिसे कीसम फोर्स बोला, डाइपोल टू इंड्यूस्ड डाइपोल जिसे डिवाई फोर्स बोला, इंड्यूस्ड डाइपोल टू इंड्यूस्ड डाइपोल जिसे लैंडर फोर्स बोला, और ये सब आते हैं वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। तो इन सबकी प्रॉपर्टी वो वान डेर वाल्स वाली है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज वगैरह वगैरह। अब उनसे मिलाता हूं, सबसे पहले ये देखते हैं डाइपोल, फिर डाइपोल टू इंड्यूस्ड डाइपोल, सबसे वीक इंड्यूस्ड डाइपोल टू इंड्यूस्ड डाइपोल। तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, एक नॉन पोलर, एक पोलर होना चाहिए, एक नॉन पोलर, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं उन्हें बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल टू इंड्यूस्ड डाइपोल। आपके पास एक क्लोरीन है या एक ब्रोमीन है और एक और ब्रोमीन है, इन दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल टू इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब कोई भी दोनों अट्रैक्शन होगा इंड्यूस्ड डाइपोल टू इंड्यूस्ड डाइपोल। लीजिए यह तीन वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस टोटल है, ये हमेशा सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरे नंबर पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और ऐसे कह सकते हैं साइज, यानी साइज जितना बढ़ता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। तो हमेशा जो पहले चीज देखेंगे वो क्या देखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन और एक है आयोडीन, इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे कोई भी हो, डाइपोल टू डाइपोल हो, डाइपोल टू इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल टू इंड्यूस्ड, ये सारे नॉन पोलर चेक कर लेंगे, ये सारे नॉन पोलर। तो नीचे की तरफ जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा वान डेर वाल्स आयोडीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर क्लोरीन में, फिर फ्लोरीन में, ये ऑर्डर होगा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। यही रीजन है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में अट्रैक्शन कम है तो ये गैसेस है, इसमें अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ, पास-पास आ गए तो ये लिक्विड हो गया, इसमें अट्रैक्शन और ज्यादा हुआ तो ये सॉलिड बन गया। हालांकि कैसा सॉलिड है, ये सॉफ्ट सब्लाइम सॉलिड है, सब्लिमेटिंग प्रॉपर्टी है, पर है सॉलिड बेटा, इट इज अ सॉफ्ट सब्लाइम सॉलिड। क्या समझ में आया? जैसे वो कह रहा है कि एक आपके पास एक HBr का फिर से सारे पोलर हैं, सारे HF नहीं लिखा मैंने जानके, उसमें फोर्स आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब इसकी बात पढ़ूंगा, इसमें मैंने HF को ड्रॉप किया तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम, HBr का उससे ज्यादा, HI का सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा बेटा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। और याद रखिए यदि इसका अपने बॉइलिंग पॉइंट पूछो तो सबसे ज्यादा किसका होगा, HI फिर HBr फिर H। तो जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उतने बॉइलिंग पॉइंट से दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। आइए कुछ और एग्जांपल देखना चाहिए, तो कैसा हो गया, देख स्फेरिकल। तो मॉलिक्यूलर वेट तो तीनों का बराबर है, पर यहाँ पर मैक्सिमम सरफेस एरिया है, फ्लैट साइज स्ट्रक्चर, इट हैज मैक्सिमम सरफेस एरिया, और किसी स्फीयर का सरफेस एरिया कैसा होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है। तो यदि इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम है, इसका सरफेस एरिया मिनिमम है, इट हैज मिनिमम सरफेस एरिया, यदि इसका सरफेस एरिया मिनिमम है तो इसका वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर इसका सबसे कम। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इसका उससे कम और इसका सबसे कम, जिसे हम नियोपेंटेन कहते हैं। तो जैसे जैसे ऐसी ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, सरफेस एरिया कम होता जाता है, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं। यानी वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट के बाद यदि किसी दूसरी चीज पर डिपेंड कर रहा है तो है साइज या सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया का वेरिएशन दिखाया क्योंकि इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ये सब आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मतलब यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और हाइड्रोकार्बन में ब्रांच बढ़ती चली जाए, नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ती चली जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं।
क्लियर? ये थे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक तरह का कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डाइपोल टू डाइपोल से शुरू होता है और पार्शियल हल्के से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे जाके खत्म होता है। मतलब समझाता हूं मैं इससे। पहली चीज नाम से ही पता चल रहा है, जिसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें हाइड्रोजन होनी तो बहुत ही कंपलसरी है। ये रही हाइड्रोजन। कहते हैं जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड से डायरेक्टली बॉन्डेड होती है, जहां एक्स क्या है? कोई भी सेकंड पीरियड का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, यानी एक्स इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये फ्लोरीन हो सकता है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, ये नाइट्रोजन हो सकता है, इन तीनों में से कुछ। यानी बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन को कहां लगना पड़ेगा? फोन पे। सही है, आजकल बॉन्डिंग फोन पे तो होती है बेटा। फिजिकली कहाँ हम लोग मिल पाते हैं? फोन पे बॉन्डिंग है, फोन पे बातें चलिए और सुनाओ क्या हाल है, ज्यादा प्यार से बोलना, सोना बाबू सोया खाया कहाँ गया वगैरह वगैरह सब कहाँ चलता है? फोन पे। अच्छा फेस टू फेस ही सब बातें नहीं होती, फेस टू फेस तो बड़ा रूडली बात होती है, क्या हो रहा है बहुत दिन से दिखे नहीं, कहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन जब फोन पे बड़े कैसे और भाई क्या हाल है, तो सारी बॉन्डिंग कहाँ चल रही है? फोन पे। तो फोन बड़ा जरूरी है किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे एच फॉर हेलो, हेलो बॉन्डिंग, हेलो यानी फोन, तो एच से हेलो, एच से फोन, एच से हाइड्रोजन। चलो बढ़िया, मजाक कर रहा हूं, समझ में आ गया बल्कि। और यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट है जिसे हम कह देते हैं वाई, और शर्त यह है वाई जो है ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा। कैसा है ये भी? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब सर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं भैया? तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो मैंने अभी आपको बता दिए कौन होता है। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बस एंड एक ऑप्शन और इसमें डाल दिया है Cl। यानी सीएल यहाँ नहीं जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन पड़ोस में सीएल हो सकता है। अब जरा कहानी को ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और एक्स पर पार्शियल नेगेटिव। वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर भी कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और जैसे ही इन पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आए, तुरंत इसके और इसके बीच में एक लाइन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लाइन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रही है, बस इसी लाइन का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज दैट? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को कहते हैं। और इसके पड़ोस में जो बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, जरा इन बॉन्ड पर भी डालना बेटा जरा। इसके पड़ोस में एक बॉन्ड तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला बॉन्ड देखना, सी दिस बॉन्ड, ये वाला। इस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। यदि आपको ये बॉन्ड ठीक से नजर आ रहा है तो जरा बताइएगा, देखिए कौन सा बॉन्ड छोटा है, कोवैलेंट की हाइड्रोजन? यानी किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले? इसकी, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ मेरे ख्याल से जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी कम है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी ज्यादा है। इसका मतलब यदि मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर लूं बॉन्ड एनर्जी की, तो मैंने आपको पढ़ाया था बॉन्ड जितना लंबा होता है उतना वीक होता है। तो जब बॉन्ड एनर्जी की बात आएगी तो हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, यानी कोवैलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से। तो क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिल्कुल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल या इलेक्ट्रॉन पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जरूर है, हम जनरली फिजिकली उन्हें अपीयर नहीं कराते, दिखाते नहीं है, मतलब उन्हें अपने पेपर पे, अदरवाइज होता जरूर है। अब जब बात करें कि कितने टाइप के बॉन्ड बने, तो आपने बोला फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ी है, पहले नेगेटिव कितना ज्यादा है, हमेशा याद रखिए जितना यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा होगा, जितना यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा होगा, इनके बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। यदि हमसे कहा जाए कि इनकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताइए, तो हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी में यदि वो फ्लोरीन से जुड़ी हाइड्रोजन बना रही है तो बॉन्ड एनर्जी 8 से 10 किलो कैलोरी के करीब होती है। यदि इनके बीच बन रहा है तो ये 6 से 8 किलो कैलोरी के बीच होती है, और यदि इसके बीच बन रहा है तो ये 2 से 3 किलो कैलोरी के बीच होती है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे होती है? नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन से। यही कारण है बेटा, बॉन्डिंग तो है पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कैसी? बड़ी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फिर से समझा जाए। कहता है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जो कौन बनाता है? हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड से जुड़ा होता है, ऐसे एलिमेंट से जुड़ी हो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेकंड पीरियड होना चाहिए। ध्यान से देख ले, ये सारे के सारे कैसे हैं? सेकंड पीरियड के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि शुरुआत में देखें तो ये दो पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो आपको डाइपोल टू डाइपोल अट्रैक्शन जैसा दिखता है, पर धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है और एक पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। आइए डेफिनेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो सकता है? मैंने आपको बताया वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फॉर्म कर ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन में कोई भी हो सकता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन इन तीन से जुड़ी है, हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ी नहीं चाहिए। HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाँ डाइपोल टू डाइपोल अट्रैक्शन जरूर होता है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे अपन उसे। लीजिए ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बना डालिए। फिर आगे चलते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स, कितने टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कैसे असर करती है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का, बनाइए। देखा होगा, छोटी सी शीशी निकालते हैं पॉकेट से, वाटर बगुआ जो भी बोलते हैं, घी बोतल गिलास में थोड़ी सी डालते हैं, फिर पानी मिला देते हैं, बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, पता ही नहीं चलता अल्कोहल कहाँ पानी का। तो अल्कोहल इतना अच्छा जो पानी में मिसिबल होता है, घुल जाता है, मिल जाता है, इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। क्योंकि अल्कोहल बॉन्डिंग हो जाती है, तो जहां भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, समझ लीजिए बिटवीन द मॉलिक्यूल होगी, तो वो कहलाती है क्या? इसी का हम नाम दे देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसी ही एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। HF ये हाइड्रोजन है, हाँ, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से उठाएगा और यहाँ ले आएगा और इस्तेमाल करेगा ये बॉन्ड बनाने में, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से ये वाला भी अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठाएगा और एक बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, यही है बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए। तो मैंने इनको यहाँ से हटा दिया पेयर्स को, ठीक है, और इन पेयर्स को कहाँ बना दिया? इस बॉन्ड में ऐसे, इस बॉन्ड में ऐसे। इसी तरह से ये बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? ये टेढ़ी ही मेढ़ी बनती है, इसलिए मैंने इसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया। और आइए इसको समझने के लिए ये टेढ़ी मेढ़ी कैसे है, क्यों है, एक चीज समझाता हूं।
यदि मैं इस फ्लोरीन को देखूं, अब आ जाइए हाइड्रोजन पे, क्या है हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो इस हाइड्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा दैट विल बी sp, और sp के लिए शेप होना चाहिए लीनियर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रोसिटी तो भी लीनियर है। तो जहां हाइड्रोजन दिखेगी वो कैसे दिखेगी आपको बेटा, लीनियर दिखेगी, चेक कर लीजिए। और जब फ्लोरीन दिखेगा वो कैसा दिखेगा आपको, हमेशा बेंड दिखेगा। तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF बिटवीन इट्स एटम्स, उसी का एडिशन सो कॉल्ड चीलेशन आल्सो। तो व्हाट इज चीलेशन, कहते हैं चीलेशन क्या चीज है, आइए जरा चीलेशन से मिलाता हूं। व्हाट इज दैट चीलेशन? चीलेशन का सिंपल सा मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, रिंग बनाना, रिंग फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्स नॉर्मली, यानी यूजुअली 5 या 6 मेंबर की रिंग बना देती है, उस रिंग फॉर्मेशन का नाम होता है चीलेशन। क्या है ये? चीलेशन। तो जो बॉन्ड है ये क्या चीज है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये प्रोसेस का नाम चीलेशन है, बॉन्ड का नाम चीलेशन नहीं है, प्रोसेस है चीलेशन, रिंग फॉर्मेशन इज चीलेशन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और किसी कंपाउंड के अंदर यदि बॉन्ड बना तो उस कंपाउंड की एनर्जी घट गई होगी भाई, और एनर्जी घट गई होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी, यानी ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कंपाउंड के अंदर उस कंपाउंड को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। तो हम देखना चाहते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं मॉलिक्यूल पर। तो बात करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ, क्या होते हैं किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल। बनाइए जल्दी से। इफेक्ट्स देखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सुनिए पहला पॉइंट, जब HF के पास आएगा या वाटर के पास आएगा तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देगी, या फोर्स बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। सवाल सिर्फ बढ़ा नहीं है तो समझ में आया कि दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड नहीं बना तो घटा कैसे, घटा ऐसे बेटा, जब ये चिलेशन होगा तो ये रिंग फॉर्मेशन होगा, साइकिल बनेगी, और जब रिंग बनेगी तो सरफेस एरिया घटेगा, और सरफेस एरिया घटा तो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी ये जो होता है इट डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा बस, कम कर देगा, जबकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? दूसरे पॉइंट पर चलिए बताइए, यहां मॉलिक्यूल्स नो एसोसिएशन, क्योंकि कोई आपस में जुड़ नहीं रहा, इसलिए यहां कोई एसोसिएशन नहीं होता है। तो कहते हैं जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जुड़ने लगते हैं, जैसे HF वाटर वाटर वाटर, और ये तो जुड़ेंगे नहीं आपस में, इसलिए इनमें इस तरह का एसोसिएशन पॉसिबल नहीं होता। तीसरा नॉर्मल का यानी कितना हो जाएगा 120। लीजिए नॉर्मली एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और जैसे ही ये जुड़ते हैं डाइमर बन जाता है। डाइमर इज नॉट टू मॉलिक्यूल, डाइमर दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन, एक सिंगल मॉलिक्यूल है ये डाइमर, तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखिए नॉर्मल का दुगना, तो इसी को कहते हैं बढ़ता है। यहाँ ऐसा कोई एसोसिएशन होगा नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सबसे पहले 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं बेटा, 3 इफेक्ट आता है, ये कम वोलेटाइल है, और यदि ये वोलेटाइल कम है तो इसे उबालने के लिए, वेपर में बदलने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, एंड डिक्रीज, और क्या करती है, डिक्रीज कर देती है किसे, द वोलेटिलिटी, डिक्रीज द वोलेटिलिटी। यहां जस्ट रिवर्स से देखिएगा ध्यान से, यहां क्या हो रहा है बेटा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट को कैसा कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड इंक्रीज द वोलेटिलिटी, और ये वोलेटिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल है पैरा नाइट्रोफिनॉल से, क्योंकि जब पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, पैरा नाइट्रो, देखना भैया ये हो गया तुम्हारा कौन, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऐसे बना देते हैं। तो अब इस पैरा नाइट्रोफिनॉल में थोड़ी ना हम यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे इतना लंबा, अब इसके बीच में थोड़ी ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आएगा, तो यहाँ कोई चिलेशन नहीं होगा, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ होगी, ये बनाएगा, लेकिन किसके साथ, अपने पड़ोस में कोई सॉल्बिलिटी को बढ़ा देगा, इट इंक्रीज द वाटर सॉल्बिलिटी ऑफ कंपाउंड। यदि कोई कंपाउंड यदि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, उस पे फोम से जुड़ी हाइड्रोजन या फोन है, तो वो वाटर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वाटर में कैसा होगा, सॉल्युबल। लेकिन यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे यदि मैं पानी डालूं तो क्या ये H या ये O उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी वाटर से कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कहते हैं इट डिक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी। अब कुछ है इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कहते सर कैसे बढ़ा देगा, एक सोचने वाली बात यह है, बॉन्ड चाहे कोई भी बने, यदि यहां पर हम एक नया बॉन्ड इसके और इसके बीच में बनाते हैं तो ये जो नया बॉन्ड बनेगा इसमें एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी का लॉस होता है, तो इसी मॉलिक्यूल की अकेले की सारी एनर्जी निकलेगी, बॉन्ड यहां भी बन रहा है, यहां भी लॉस होगा, पर यहां इसका थोड़ा होगा, इसका थोड़ा होगा, यहां सारा लॉस इसी एक मॉलिक्यूल के अंदर होगा। तो जब मॉलिक्यूल में लॉस होगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी एकदम से घटेगी, और मॉलिक्यूल की एनर्जी घटेगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू देयर। तो ये है जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मच मोर, ये ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ाने के काम, तो हमेशा वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आइए एक एक करके समझना शुरू करते हैं, होता है और हम तुरंत इससे क्या निकाल देते हैं, वाटर निकाल देते हैं, लाइन बना देते हैं, 2 लाइन का मतलब अनस्टेबिलिटी, मैथमेटिक्स में होता है डिटरमिनेंट, यानी इसे सॉल्व करना है, खोलना है, एक्सपेंड करना है, तो वाटर निकाल के अपन एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक कार्बन पे 2 H2O कभी भी सर्वाइव नहीं करते नॉर्मल कंडीशन,
पर कहती थी चीलेशन हो जाए तो ऐसा हो जाता है। कैसे कह रहा है? इन क्लोरल हाइड्रेट, क्या नाम है? क्लोरल हाइड्रेट। व्हाट इज दैट क्लोरल हाइड्रेट? इट इज सिंपली CCl3CH। तो मैंने आपको बताया था फोन से जुड़ा है, ये तो ओ से जुड़ा है ना, ये फोन से जुड़ा है, ये फोन से जुड़ा है। ये फंकल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन किसी से भी बॉन्ड बना सकता है, बस इसके पास होना चाहिए। जैसे ही पास आएगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देख रिंग बनी है 1 2 3 4 5 मेंबर की, इधर भी 5 मेंबर की, 2 रिंग बनी है, अच्छा चिलेशन हुआ है, तो स्टेबिलिटी कैसी हो गई है? ज्यादा। 2 OH एक कार्बन नहीं होते थे, पर इन क्लोरल हाइड्रेट 2 OH एक कार्बन पर स्टेबल हैं, और यह है ड्यू टू चिलेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू चिलेशन, इसके कारण। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था, यदि ये CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 है, और इधर मैंने कोई ग्रुप X लगाया, कोई भी ग्रुप, क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH यहाँ और एक OH है। चलो इसकी फिगर को बनाया जाए, देखो ध्यान से कैसे बनाते। ये रहा रियल पीछे वाला, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ H। अब देखना दूसरा बना के दिखा रहा हूँ इसी में, ये रहा दूसरा वाला, कौन सा फॉर्म है? इसकी 60 पे घुमा रखा है, ये रहा OH, ये रहा H और ये रहा H। अब ध्यान से देखना इसमें, क्या इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी। क्या हो गया? चीलेशन। कौन सी फॉर्म है ये? स्क्यू। क्या हो गया? चीलेशन। तो स्क्यू में चीलेशन के कारण स्टेबिलिटी बहुत हाई होगी। यदि मैं इस OH को यहाँ ले आऊं, स्टेगर्ड या एंटी स्टेगर्ड बनाऊं, तो बहुत दूर हो जाएंगे, तो चीलेशन संभव नहीं होगा। तो ये स्क्यू फॉर्म है, कैसी हो गई बेटा? मोस्ट स्टेबल। इसी को गॉज फॉर्म भी कहते थे, मोस्ट स्टेबल। किस कारण से? चीलेशन के कारण। तो चीलेशन जहां भी कंपाउंड में होता है, वहां वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब हटा के मैंने F लगा दिया, कहते क्या अब चीलेशन होगा? बिल्कुल अभी भी होगा। कैसे? एक OH कोई भी हटा दे, मैंने सपोज ये वाला OH हटा दिया बेटा, और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया है? देखिएगा, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? F। तो अब भी तो चीलेशन होगा, अब भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। थोड़ा कलर डार्क हो गया, समझ में आ रहा है ना? F पॉजिटिव देने की कैपेसिटी, ये था कैपेसिटी टू गिव H पॉजिटिव। H पॉजिटिव देने की कैपेसिटी, यानी जितने आराम से H पॉजिटिव देगा उतना एसिडिक को ऐसे पढ़ते थे ना, यदि HA कोई एसिड है और H प्लस दे रहा है, A माइनस दे रहा है, स्केच बनाता है दो, वो ये इसके पे रहेंगे। वो कह रहा है दो संभावनाएं हैं, ये पहला कि एसिड मोर स्टेबल हो और एनाइन लेस स्टेबल हो, तो रिएक्शन किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी? लेस, तो ये लेस एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। लेकिन यदि एसिड लेस स्टेबल हो, एनाइन मोर स्टेबल हो सपोज कर, तो रिएक्शन किधर जाएगी? इधर। यदि रिएक्शन इधर गई तो H प्लस ज्यादा बनेगा, तो आप बोल देंगे ऐसी कंडीशन में ये मोर एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। यस सर नो? हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। अब हमें यही चेक करना है कि जो एसिड है उसमें H प्लस निकलने के बाद चिलेशन हो ज्यादा है या H प्लस निकलने से पहले ज्यादा है, तो ये हमें चेक करना है। आइए जरा चेक करिए, एक मिनट छोड़ देता हूं, ठीक है? तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इस फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाया, डिक्रीज किया, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे आके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। जैसे H प्लस निकलने का नहीं होगा कोई बात नहीं, पर यहाँ एसिडिटी घट गई और यहाँ ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और इसके बीच ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि पार्शियल पार्शियल के बीच? आपको कहेंगे सर नेगेटिव के बीच ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, यहाँ ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो जितनी कैसा हो गया? मोर एसिडिक। इसका मतलब चिलेशन पहले हुआ कि बाद में? बाद में। कैसे? पहले भी तो हो सकता था इसके इसके बीच में। अच्छी बात बता ना, ये नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और इसके बीच ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि पार्शियल पार्शियल के बीच? आपको कहेंगे सर नेगेटिव के बीच ज्यादा होगा, यहाँ तो इफेक्टिव नहीं, यहाँ ज्यादा ये पार्शियल पार्शियल के बीच? आपको कहेंगे सर नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और इसके बीच ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है? तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इस फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाया, डिक्रीज किया, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे आके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया, ये पक्का है। और यदि ये ऑर्थो पे ना होता, सपोज कर ये यहाँ कहीं होता, सोच पैरा, तो क्या चिलेशन होता? तो नो चिलेशन, तो यहाँ चिलेशन नहीं होता, और यदि चिलेशन नहीं होता तो हम कहते हैं मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ऐसा H प्लस निकलने का नहीं होगा कोई बात नहीं, पर यहाँ एसिडिटी घट गई, यहाँ ठीक है जैसी थी, पहला केस हो गया ये। अब दूसरे केस पर आ जाते हैं, दूसरा केस देखिए, फिर से बना के दिखा, बोर्ड पर देखिएगा, दूसरा, ये दूसरा एसिड है, कौन सा एसिड है? यहाँ OH है और यहाँ C डबल बॉन्ड O OH एसिड है, ठीक है? अब
यहाँ पे बन गया है C डबल बॉन्ड O और ऊपर कैसा चार्ज माइनस, ठीक है। ये माइनस हो गया तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी बेटा? यस, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? ध्यान से देखना, ये बात क्या नजर आई? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? मोर स्टेबल। यदि मोर स्टेबल हो गया तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कैसा हो गया? मोर एसिडिक। इसका मतलब चीलेशन पहले हुआ कि बाद में? बाद में। जैसे पहले भी तो हो सकता था इसके बीच में। अच्छी बात बताना, ये नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और इसके बीच ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि पार्शियल पार्शियल के बीच? आपको कहेंगे सर नेगेटिव के बीच ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एज कंपेयर टू। यहाँ उतनी इफेक्टिव नहीं है, यहाँ ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो जितनी ज्यादा इफेक्टिव चीलेशन उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस, एमएस का मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब यहाँ एसिडिटी बढ़ी, मोर एसिडिक, तो ये एसिडिक स्टेट को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, और ये एसिडिक स्टेट को क्या कर रहा है? घटा रहा है। यहाँ एसिडिक स्टेट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आफ्टर द आयोनाइजेशन चीलेशन हो गया, इसका मतलब इसको H+ देना था, इसने दे दिया, अब H+ वापस जुड़ नहीं पाएगा तो ढेर सारा H+ मिलेगा, एसिडिक कैरेक्टर आपका ज्यादा हो जाएगा बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा नहीं इंटर, और ये जितनी ज्यादा यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। अब इस बात को समझा जाए, दो चीजें देखो कि मजबूती कितनी है। जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक मेरे पास H2O है, एक मेरे पास HF है और एक मेरे पास अमोनिया है। तो कहते हैं सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O2 में, इसीलिए इसका बीपी सबसे ज्यादा 152 डिग्री सेल्सियस। फिर वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसका 100 डिग्री सेल्सियस। HF में केवल 2 ही बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए इसका 19.5 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 19.5 मैंने 19 लिख दिया, ऐसा जो बता 5 लिखूं भाई, इतना भी क्या सोचना। 19.5 डिग्री। अमोनिया की तो बात ही मत कर भाई थोड़ी देर के लिए, माइनस का 33 डिग्री सेल्सियस है ये ऑर्डर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। सबसे देख HOOH, देखना एक कलर लाल से एक तो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, कितने बनेंगे एक में? 3 और 3 6। वाटर में देखें ये वाटर भी है, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, वाटर में 4। HF में केवल 2 बनते और अमोनिया में लगता है 3 बनेंगे, पर बनता केवल एक है। लीनियर हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी 2 है लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O2 में, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। आइए थोड़ा सा और इनको कंपेयर करके देखें। तो जब अपन बीपी का ऑर्डर देखते हैं ना इनमें, तो सर शुरुआत करते हैं इस बारे से, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है HF का, इसके बाद HI का, इसके बाद HBr का और सबसे कम HCl का। कहते सर ऐसा क्यों? क्योंकि HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसका ऑर्डर? ये बीपी का, वोलेटिलिटी इसकी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनमें सब में पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें मैक्सिमम है, मैक्सिमम वंडर वाल्स, इसमें मैक्सिमम है वंडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा वंडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। देखो इसी तरह से इसमें देखो किसका ऑर्डर क्या है सबसे ज्यादा? H2, उसके बाद H2Te, उसके बाद H2Se और सबसे कम H2S। रीजन सेम, वाटर में क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट से देखा तो इसमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ड्यू टू मैक्सिमम काफी वीक है, यहाँ का ऑर्डर भी बड़ा अनकंफर्टेबल है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा बिस्मुथिन, फिर स्टबीन, फिर अमोनिया, फिर आर्सिन और फिर फास्फेट। यानी मेरे पास जगह कम है तो ऑर्डर कहां से लिखूं? किस जगह है भाई? बिस्मुथिन का, उसके बाद होता है स्टबीन का, फिर होता है अमोनिया का, अमोनिया के बाद आता है फिर आर्सिन का और सबसे कम होता है फास्फेट का। इसलिए यहाँ अमोनिया सबसे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि यार अमोनिया में बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में अच्छी है, उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में अच्छी नहीं है, क्योंकि है इसीलिए थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इन्हें हम पढ़ेंगे फिलॉसफी में, थोड़ा इनके एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिए, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट को एकदम से बहुत हाई है। ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है कैसे? आइए सीखते हैं जरा। देखना यह है O, यह है H, यह है H, क्या यही वाटर है? ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बना सकता है? आइए हम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे नजर डालें। एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये ऑक्सीजन बनाएगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करके, एक और बनाएगा क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है तो एक और बना लेगा। क्या ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि फॉर्म से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, ये भी बना सकती है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये O किससे बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड? देखना ध्यान से, ये O तो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है H से, वाटर, ये रहा, किससे बनाएगा? H से, वाटर, ये रहा, वाटर का बैंड स्ट्रक्चर है। और ये H किससे बनाएगा? ये O से, इसके O से वाटर, किससे बनाएगा? O से, इसके O से वाटर। तो एक यदि मैं वाटर को देखूं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड H बनाता है, 2 O ये इसके लोन पे रहेंगे। अब मैं केवल एक वाटर के मॉलिक्यूल को ठीक से देखना चाहता हूं, केवल एक, ठीक है। तो एक को जाने को ठीक से कैसे देखना? जस्ट हियर, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मिनट। इस वाटर के मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, यदि ध्यान से देखेगा तो तुझे लगेगा कि अब इस ऑक्सीजन के पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और तुझे शेप कैसा है? तो ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। और इसमें जब एक वाटर से 4 वाटर जुड़े तो देख उनके बीच में थोड़ा गैप आ गया, ये छोटे बॉन्ड नहीं बड़े बॉन्ड के बीच में गैप आ गया, तो गैप के कारण खाली स्थान बन जाता है। अब ये बता, पानी कोई गिलास में तो क्या उसमें खाली स्थान होता है? पानी के भी दिखता तो नहीं, पर कभी बर्फ देखिए उसके बीच में खाली बबल्स बन जाते हैं, देखिए ना, इसी कारण से बबल्स बन जाते हैं। यानी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये किसका बना है? आइस का। ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी एक H2O 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से जुड़ रहा है, ये किसमें जुड़ रहा है? आइस में। अब जरा सोचना आइस और वाटर में फर्क क्या है? मैं डिफरेंस देखना चाहता हूं किसका? वाटर का और आइस का। ध्यान से देखना शुरू करना कि जब ये वाटर रहा होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं रहेंगे, तो H2O पास रहा होगा। इसका मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने होंगे तो वॉल्यूम जो आइस का होगा वो बढ़ गया होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर से। बिल्कुल सही। एग्जांपल समझना, एक ऐसी कांच की बोतल लेना, लेकिन इसे यहां तक पूरा पानी से भर देना, कांच की बोतल है फ्रीजर, पक्का। आगे वो ये कहता है कि जो वाटर होता है ना, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, कॉन्सेंट्रेटेड 4.18 जूल पर ग्राम, यानी अप्रॉक्सीमेट 1 कैलोरी पर ग्राम। ये इसका मतलब यह है कि यदि मैं 4 ग्राम पानी लूं, अप्रॉक्सीमेट सॉरी 1 ग्राम पानी लूं और 1 ग्राम पानी में 4 जूल एनर्जी दूं, तो उसका टेंपरेचर 1 डिग्री से ढेर सारा। वाटर में खूबी है कि वो ढेर सारी हीट को ले लेगा और अपने टेंपरेचर को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, इसलिए पानी को गर्म करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि पानी का टेंपरेचर बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारी हीट की जरूरत होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? आइए क्लास पर समझिए। अब समुद्र ऐसा होता है, यहाँ पे समुद्र में लिक्विड है पानी, तो एनर्जी ऊपर निकलेगी और नीचे जाएगी समुद्र की। तो पानी जो नीचे का होगा वो गर्म होगा, सर्दियों में ऊपर जमती है तो मछलियां कहाँ चली जाती है? नीचे की तरफ। मछलियां नीचे क्यों चलेंगी? क्योंकि नीचे का पानी गर्म है।
समझ में आया? अब गर्मी आएगी, बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तो ये बॉन्ड टूटेंगे, जो हम कहते हैं। बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी लेंगे, एनर्जी कहाँ से लेंगे? नीचे से ऊपर से, यानी एटमॉस्फेयर से एनर्जी खींच लेंगे। तो गर्मी में जब बर्फ पिघलेगी तो आसपास के एटमॉस्फेयर वातावरण से हीट खींच लेगी, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा पानी है वहाँ पर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन होता है फ्रीजिंग ऑफ यानी आइस के जमते समय, और डिसोसिएशन होता है आइस के मेल्ट होते समय। इसीलिए कहते हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ाइए 4 डिग्री सेल्सियस पर ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड आइस के टूट जाएंगे और 4 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर पास आ जाएगा। इसलिए वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यदि पूछा जाए कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पर है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि ये वीकनेस ऑफ वाटर, इतने हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बात समझ में आ गई है बेटा? क्लियर? हटा दिया जाए। लीजिए, ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशंस खत्म हुए। अगली हेडिंग, इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुर्ट्ज एंड मुलिगन्स ने इस थ्योरी को दिया था, किसने दिया था? गिवन बाय HUND, कुर्ट्ज एंड मुलिगन्स। हम इसे यूज करते हैं किसके लिए? फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस। एक बात याद रखना, मैंने ये नहीं बोला है कि हम इसे पॉली एटॉमिक पे नहीं लगा सकते, ट्राई एटॉमिक पे नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं, हमें केवल डाई एटॉमिक के लिए पढ़ना है। डाई एटॉमिक जैसे हमें नाइट्रोजन पे पढ़नी है, जैसे हमें CO पे पढ़नी है, हम साइनाइड पे पढ़ सकते हैं, या फिर हम इसे O2- पे पढ़ सकते हैं। उन्हें डाई एटॉमिक चाहिए तो हम डाई एटॉमिक पर पढ़ेंगे हमेशा से, ठीक है? तो हेडिंग डाल दीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हुंड एंड मुलिगन ने दी है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर आयंस के लिए हम इसकी स्टडी करेंगे, क्या होती है ये देखेंगे अगली क्लास में। 2 क्लासेस हम इसमें लेंगे, हालांकि लगता तो है 3 क्लास भी लग सकती है, 2 क्लासेस हम इसमें लेंगे कोशिश करके, और इसे कंपाइल करेंगे आने वाली क्लासेस में। बाय द वे, द बैक बॉन्डिंग या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं होता है, बाय द वे। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपका टेस्ट MOT तक लूंगा, लास्ट वाला जो है उसके क्वेश्चन आपके टेस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है? बस बचेगा एक ही लेक्चर का, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। मैं संडे को वैसे भी खत्म कराऊंगा, यदि बाय द वे सैटरडे को खत्म नहीं हुआ तो मैं ऑनलाइन आपको संडे को लेक्चर दे दूंगा केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है? आज हम इसी के लिए यहाँ तक रखेंगे बेटा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।